हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर से आए हुए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, फिर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना होता है और केयरफुली पढ़ के उस क्वेश्चन में जितने भी डाटास गिवन है उसको पहले नोट कर लो। उसके बाद सोचो कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, फिर उसके लिए आप लोगों को फॉर्मूलेज वगैरह भी आना चाहिए और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहना ही चाहिए। ओके, तो चलिए, तो देखो यहाँ पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 200 ml of an aqueous solution of a protein contains its 1.5 gram. The osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin is found to be 2.5 into 10 to the power minus 5 bar. The molar mass of protein will be. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़कर हमें क्या आइडिया लग रहा है कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया हुआ है। ठीक है ना, तो टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, फिर देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, गिवन डाटा क्या क्या है। तो गिवन है एक एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन्स क्या होते हैं ये आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हो, है ना। तो देखो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या है, प्रोटीन है, और सॉल्वेंट क्या है, एक्वस। एक्वा का मीनिंग क्या होता है? वाटर। ठीक है, तो जब कभी भी एक्वस सॉल्यूशन दिया हो उसका मीनिंग क्या है? सॉल्वेंट इज वाटर। ठीक है, फिर प्रोटीन क्या है? सॉल्यूट। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कि क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो उस सिचुएशन में हमें पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। ठीक है, वरना गड़बड़ी हो जाती है। ओके, फिर देखो क्या गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है 200 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? 200 ml। ओके, फिर और क्या बोल रहा है कि प्रोटीन का 1.5 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना गिवन है? 1.5 ग्राम। ओके, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर की गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना गिवन है? 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बार। ध्यान रखना यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बार में दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमें टेम्परेचर दिया हुआ है कितना? 300 केल्विन। ओके, फिर हमें निकालना क्या है? टू फाइंड मोलर मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन से सारे के सारे डाटा कलेक्ट कर लिए। ओके, फिर अब हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। और ये ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब देखो, तो हमें पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू CRT। ठीक है, पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या है? मोलैरिटी, और R गैस कांस्टेंट, और T टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो फिर हम इसको एक्सपांड करेंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी है यहाँ पर, और मोलैरिटी डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू R इंटू T टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, जब भी आप लोग किसी नए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हो तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को एकदम धीरे धीरे सॉल्व करो, मींस प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
फिर उन क्वेश्चंस को फिर जो भी आप लोगों के सामने और नए क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाते जाओ, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में क्वेश्चंस को बहुत धीरे धीरे सॉल्व करना है ताकि सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में फिट होती जाए, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चन को बहुत ही स्लोली सॉल्व कर रहा हूँ, ओके, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए, ठीक है। फिर देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ solute, okay, into volume of solution into R into T, okay, ये हुआ पाई, ठीक है। चलिए ये ऑप्शंस नोट कर लेना आप लोग, है ना। फिर अब देखो क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को इस तरफ पुट कर देंगे और पाई को यहां रख लेंगे। तो क्या बनेगा फॉर्मूला फाइनली, mm ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू R इंटू T अपॉन पाई इंटू V, ठीक है। अब देखो हम फॉर्मूले तक तो पहुंच गए, है ना। फिर अब फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वैल्यूज को सही सही तरीके से पुट करना, ठीक है। मींस मास यहाँ पर कौन से यूनिट्स के टर्म्स में पुट करना है ये सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन सा मास का कौन सा यूनिट पुट करते हैं, ग्राम पुट करते हैं, ठीक है। दैट इज मास ऑफ द सॉलिड इन ग्राम। वो कितना दिया हुआ है 1.5 ग्राम। तो बाय डिफॉल्ट ये अपने उसी यूनिट में दिया हुआ है जिस यूनिट में हमें यहाँ पर पुट करना है। तो 1.5 इंटू, अब देखो आर गैस कांस्टेंट है और गैस कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यूज होती है अलग अलग यूनिट्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब कभी भी आर की वैल्यू डिसाइड करनी हो कि क्या पुट करना है तो उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट को भी देखना है, ठीक है, या फिर चेक करना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कौन से यूनिट के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर बार के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हमें आर की कौन सी वैल्यू पुट करनी होगी, वो वैल्यू पुट करनी होगी जिसमें बार आता है, ठीक है। तो बार किसी कौन सी वैल्यू में आता है 0.083, ठीक है। तो ये होता है आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लीटर बार पर केल्विन मोल, ठीक है। यहाँ पर आर क्या पुट करेंगे 0.083 लीटर बार पर केल्विन मोल। तो यूजुअली क्वेश्चंस में गिवन होती है आर की वैल्यू, लेकिन कभी कभी नहीं गिवन होगी तो क्या करोगे, तो उसके लिए आप लोगों को याद रखना होगा, है ना। चलिए फिर टेम्परेचर है कितना 300 केल्विन, 300 केल्विन, ओके। फिर अपॉन पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर कितना 2.5 इंटू 10⁻³ बार। फिर वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का 200 ml और ये ml में तो लीटर में कितना होगा 0.2 लीटर, ठीक है। तो फाइनली फिर आप लोग क्या करोगे, इस क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे और सॉल्व करने का फटाफट आंसर ले आओगे। ऑप्शंस में दिया हुआ है तो एक रफ कैलकुलेशन करना और रफ कैलकुलेशन करके अप्रोक्सीमेट आंसर ढूंढना कि कौन सा मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर अब इस क्वेश्चन को देखो, Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole. If your automobile radiator holds 1 kilogram of water, then how many grams of ethylene glycol must you add to get the freezing point of solution lowered to -2.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के हमें क्या समझ में आया कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, तो कौन से टॉपिक का, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। यहां सबसे पहले टॉपिक लिख देता हूं कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में हम वाटर को एज अ कूलेंट यूज करते हैं, ठीक है। मींस गाड़ी को ठंडा करने के लिए पानी यूज किया जाता है रेडिएटर में, ठीक है। गाड़ी जब चलती है गर्म हो जाती है तब, ओके। फिर अब बात आती है कि ऐसी कंट्रीज जहां पे
यूजुअली टेम्परेचर बहुत कम होता है, या फिर हम सपोज कर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर होता है, तो उन कंट्रीज में क्या होगा, वाटर जम जाएगा, मीन्स वाटर कन्वर्ट हो जाएगा आइस में, और आइस में कन्वर्ट होने की वजह से रेडिएटर के फटने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या किया जाता है, उन कंट्रीज में वाटर में कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड करते हैं ताकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए। ठीक है, जिनको बोला जाता है एंटी फ्रीज सब्सटेंस। ठीक है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने वाले सब्सटेंस कहलाते हैं एंटी फ्रीज सब्सटेंस। तो इथाइलिन ग्लाइकोल को एज अ एंटी फ्रीज सब्सटेंस यूज किया जाता है। ठीक है, यहां पर इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, एंटी फ्रीज। ठीक है, ओके। फिर अब देखो इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है। तो वैसे तो आप लोग क्लास 12 में अभी जब एल्कोहल चैप्टर पढ़ोगे तब इसके बारे में देखोगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, और वैसे भी आपने क्लास 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इथाइलिन ग्लाइकोल कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, या फिर इन शॉर्ट लिखे अपन फॉर्मूले के टर्म्स में, तो कार्बन के 2 एटम्स C2, फिर हाइड्रोजन के 2 + 1 3 3 3 6 H6 एंड O2। ओके, फिर अब देखो इसका मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, कार्बन का 2 कार्बन है तो 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2 32। ओके, 12 × 2 24 प्लस 6 प्लस 32, तो ये कितना आ जाएगा, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 32 62। ओके, तो ये आ गया उसका मोलर मास, है ना। ये पहले से तैयारी कर रहे हैं हम, क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ेगी हमें। ओके, फिर कह रहे हैं कि हमें 1 किलोग्राम वाटर दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, कितना 1 kg। 1 किलोग्राम पानी में इथाइलिन ग्लाइकोल कितना ग्राम ऐड करना पड़ेगा कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाए, -2.8 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ठीक है, तो यहां हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, और हमारा सॉल्यूट क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, फिर फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो जाना चाहिए, -2.8 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और होना फ्रीजिंग पॉइंट होना क्या चाहिए, -2.8 डिग्री सेल्सियस। मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी लानी है हमें, तो कितनी कमी लानी है, 2.8 डिग्री सेल्सियस की कमी लानी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TF कितना होना चाहिए, 2.8 होना चाहिए। ओके, तो हमने सारे डाटा कलेक्ट कर लिए। फिर KF दिया हुआ है, KF ऑफ वाटर 1.86। ओके, चलिए फिर अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये ऑप्शंस है। ओके, अब देखो तो फॉर्मूला क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इनटू मोलैरिटी। ओके, तो इसको एक्सपांड करोगे तो मैं क्वेश्चन को बहुत स्लोली प्रोसीड कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को सीखना है पहले तो, है ना। KF इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ, और इससे क्या होता है, हमें फॉर्मूला याद भी हो जाता है। हम बार बार जब क्वेश्चंस को डिटेल्ड फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो हमें फॉर्मूले याद हो जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हमें दिक्कत नहीं होती है, फिर एग्जाम टाइम में दिक्कत नहीं होती है। ओके, फिर देखो इक्वल्स टू KF इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg।
ठीक है, और डेल्टा टी एफ। चलिए अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा टी एफ कितना है 2.8। ये समझ में आया सभी को डेल्टा टी एफ 2.8 क्यों हुआ? क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाएंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहां तक चला जाना चाहिए? -2.8 डिग्री सेल्सियस तक चला जाना चाहिए। तो कितना कम होना चाहिए? 2.8 डिग्री कम होना चाहिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी लानी है? 2.8 कमी लानी है, और वही क्या कहलाता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। ठीक है, फिर के एफ कितना दिया हुआ है 1.86, ओके, इनटू मास ऑफ सॉल्यूट हमारे लिए अननोन है, ये पता करना है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 62, इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी कितना दिया हुआ है 1, ये 1 तो 1 ही रहेगा, है ना। यहाँ पर m कितना आ जाएगा 62 इंटू 2.8 अपॉन 1.86। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे और आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिए, कर लो, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर इस क्वेश्चन में देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स एट 100.18 डिग्री सेल्सियस at the atmospheric pressure. If Kf and Kb for water are 1.86 and 0.512 Kelvin kg per mole respectively, then the freezing point of solution will be. ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? टॉपिक होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीवी दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, फिर पूछ रहा है कि अगर एक सॉल्यूशन यूरिया इन वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, यूरिया सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। ओके, इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है कितना 100.18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ध्यान में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज टीवी सॉल्यूशन इक्वल्स टू 100.18 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर वाटर का केएफ और केबी दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसी सॉल्यूशन का, ध्यान रखना, इसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, है ना। इस सेम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल्स टू टी एफ सॉल्यूशन हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ ऑप्शंस हैं, है ना। ऑप्शंस में देखो बहुत ही क्लियर कट दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर ये वाला ऑप्शन, सॉरी ये सी है, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन कैसा है? पॉजिटिव है, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, जब उसमें कोई सॉल्यूट मिल जाएगा, ठीक, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्या हो गए? कट हो गए, एलिमिनेट हो गए, तो बच गए ये दोनों ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा, और दोनों ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो हम एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर देखो, अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना है तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना आया होगा? डेल्टा टीवी विल बी इक्वल्स टू टीवी सॉल्यूशन दैट इज 100.18 माइनस 100। क्यों? क्योंकि वाटर का प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100, और सॉल्यूशन कंडीशन में कितना है? इतना। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना है और वाटर का प्योर स्टेट में इतना होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना आया होगा? दिस माइनस दिस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.18, ये हो गया डेल्टा टीवी। ओके, फिर हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। ओके, तो यहां से केबी की वैल्यू दी हुई है 0.512 और डेल्टा टीवी हमने निकाल लिया, तो उससे क्या निकल जाएगा? एम निकल जाएगा। तो जब एम निकल जाएगा, दैट इज मोडालिटी निकल जाएगी, तो उसको हम डेल्टा टीएफ के एक्सप्रेशन में पुट कर लेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। फिर दूसरा तरीका क्या होगा?
हम यहीं पर डेल्टा टीएफ का भी एक्सप्रेशन लिख लें, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू एम, क्योंकि सॉल्यूशन वही है, इस वजह से मोलैरिटी वही रहेगी जो यहां पर थी। ठीक है, तो हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा टीएफ अपॉन डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केएफ अपॉन केबी, क्योंकि एमएम कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा टीएफ अपॉन डेल्टा टीबी कितना था 0.18 इक्वल्स टू केएफ कितना 1.86 अपॉन केबी कितना 0.512। ठीक है, तो यहां से डेल्टा टीएफ निकालोगे और डेल्टा टीएफ जो भी निकलेगा उसमें क्या पुट करोगे, टीएफ सॉल्यूशन टीएफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड हमें पहले पुट करना होगा, माइनस टीएफ सॉल्यूशन। ओके, टीएफ इक्वल्स टू टीएफ नॉट, वाटर का प्योर स्टेट में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर 0 है, तो 0 माइनस टीएफ सॉल्यूशन। तो जो भी डेल्टा टीएफ की वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद वही सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ओके, चलिए तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, और आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं, a solution containing 62 gram of ethylene glycol in 250 gram of water is cooled to minus 10 degree Celsius. If Kf for water is 1.86, then the amount of water separated out as ice will be. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है कि हमने क्या किया है, 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को टॉपिक पता चल चुका होगा, टॉपिक क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ वाला टॉपिक है। ठीक है, तो 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को क्या किया गया है, 250 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है। ओके, तो हमें यह बताना है कि अगर हम इस सॉल्यूशन को फ्रीज कर दें, मतलब इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कहां तक ले आए, -10 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो इसमें से कितना वाटर आइस में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यह पता लगाना है कि 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को कितने पानी में ऐड करें, मतलब पानी के कितने मास में ऐड करें 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को, जिससे उसका टेम्परेचर, मतलब वाटर का टेम्परेचर कहां तक पहुंच जाए, -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, फिर अब देखो, सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 62 ग्राम। ओके, और इसका मोलर मास कितना होता है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने यूज किया था 62, है ना। तो इस तरीके से इसके मोल्स कितने हो गए, 1 हो गए। ठीक है, और डेल्टा टीएफ कितना लेके जाना है हमें, -10, मतलब -10 तक पहुंच जाना चाहिए। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आएगी, 10 की कमी आएगी, है ना। यहाँ पर 10 इक्वल्स टू केएफ कितना है 1.86 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो हम वेट ऑफ वाटर निकाल देंगे, जो हमारा सॉल्वेंट है, इसको इधर ट्रांसफर करके 1.86 अपॉन 10 दैट इज इक्वल्स टू
186 kg। ठीक है, देखिए यहाँ पे वेट किस सॉल्वेंट का वेट किस में आएगा, केजी में आएगा, तो ये केजी में आ गया, तो ग्राम में कितना होगा 186 ग्राम। तो ये देखो अब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने वाटर कितना लिया था 250 ग्राम लिया था, और इथाइलिन ग्लाइकोल कितना लिया 62 ग्राम लिया। तो 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को जब आप 186 ग्राम वाटर में डालते तब जाके उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहां तक पहुंचता, -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता। ठीक है, लेकिन हमने वाटर कितना ले लिया, ज्यादा ले लिया, 186 से ज्यादा लिया है, 250 ग्राम ले लिया है। ठीक है, तो जो एक्सेस वाटर है वो एक्सेस वाटर तो क्या बन जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कहां पहुंच चुका है, -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, मीन्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे वाटर कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आइस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इतना वाटर लिया हमने, उसमें से इतना वाटर क्या रहेगा, बचा रहेगा, फ्रीज होने से बचा रहेगा, लेकिन जो बाकी जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, आइस बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड इक्वल्स टू, लिया कितना था हमने वाटर 250, कितना वाटर फ्रीज होने से बच जाएगा 186, और इतना पानी फ्रीज नहीं होगा। ठीक है, मीन्स आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, तो कितना पानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा 250 माइनस 186। फिर इसको सॉल्व करोगे फिर आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 8.5 ग्राम ऑफ CH2Cl2, इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। ओके, CH2Cl2 and 11.95 gram of CHCl3, that is chloroform. Okay, if vapor pressure of CH2Cl2 and CHCl3 at 298 Kelvin are 415 and 200 mm of Hg respectively, then the mole fraction of CHCl3 in vapor form is। ठीक है, तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शंस दिए हुए, 4 ऑप्शंस। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। तो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड, मीन्स 2 लिक्विड को आपस में डिसॉल्व करके जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, दैट इज राउल्ट लॉ का क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन P naught of, that is pure vapor pressure of CH2Cl2 कितना दिया हुआ है 415, क्योंकि पहले CH2Cl2 लिखा हुआ है तो इस वजह से पहली वाली वैल्यू इसके वेपर प्रेशर की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, क्रम से। ओके, फिर P नॉट ऑफ CHCl3 कितना दिया हुआ है 200 mm ऑफ Hg। ओके, यूनिट का तो टेंशन ही नहीं है हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, फिर अब बात करेंगे कि मास ऑफ CH2Cl2 कितना गिवन है 8.5 है ना, और इसका मोलर मास कितना आएगा, तो मोलर मास निकालोगे तो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का टोटल 2 प्लस क्लोरीन 71 है ना, 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन 35 तो 2 क्लोरीन 71, तो 71 प्लस 2 73 प्लस 12 दैट इज 85, ये आ जाएगा 85 है ना। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2 कितने हो जाएंगे, मास अपॉन मोलर मास, मास है 8.5
अपॉन मोलर मास है 85, N ऑफ CH2Cl2 कितना हो जाएगा 0.1। ओके, फिर हम क्लोरोफॉर्म के लिए डाटा लिखेंगे। मास ऑफ CHCl3 कितना गिवन है 11.95 ग्राम। ओके, और Lm कितना होगा, Lm ऑफ CHCl3 इक्वल्स टू, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 119.5। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, तो इसका मतलब हमने डाइक्लोरोमीथेन के भी 0.1 मोल ऐड किए और क्लोरोफॉर्म के भी 0.1 मोल ऐड किए आपस में। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर जो दोनों लिक्विड का मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर में CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो दोनों के मोल्स बराबर है, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 0.5। ठीक है, ये देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2 कितना 0.1 अपॉन टोटल मोल्स 0.1 प्लस 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 अपॉन 0.2 दैट इज इक्वल्स टू 0.5। ओके, तो सिमिलरली यहां पर क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन भी कितना आ जाएगा CHCl3, ये भी आ जाएगा 0.5 और ये भी होगा 0.5। N of CHCl3 will be also equals to 0.5। ओके, चलिए अब देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन दोनों लिक्विड के मिक्सचर में जो वेपर बनेगी तो वहां पर जो CHCl3 की वेपर बनेगी उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, ये हमें पता करना है। ठीक है, ये टॉपिक में हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज और गैसियस स्टेट। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या लगाया था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लगाया था। ठीक है, तो हम क्या करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 को Y का टर्म्स दे देते हैं, Y का सिंबल दे देते हैं CHCl3, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 इनटू टोटल प्रेशर। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो अगर हमें टॉपिक याद है तो ये फॉर्मूला फटाफट याद आ जाएगा, है ना। चलिए अब आइए, अब क्या करेंगे, अब देखो PP दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3 मींस CHCl3 का क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर ही पार्शियल प्रेशर कहला रहा है इसका CHCl3 का, और वो कैसे निकालते हैं P0 CHCl3 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 इन सॉल्यूशन। ध्यान रखना X क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड इन सॉल्यूशन। ठीक है, और PT कैसे निकालेंगे, PT इक्वल्स टू P0 ऑफ CH2Cl2 into mole fraction of CH2Cl2 plus P0 of CHCl3 into mole fraction of CHCl3। ठीक, अब हमें सारी वैल्यूज पता है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं। तो y का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, y of CHCl3 इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3 अपॉन टोटल प्रेशर इक्वल्स टू P0 of CHCl3
into mole fraction of CHCl3 upon P naught CH2Cl2 into X CH2Cl2 plus P naught CHCl3 into X CHCl3। तो ये हो जाएगा फाइनल फॉर्मूला, है ना। तो अगर हमें वो टॉपिक याद होता एग्जाम में, मान लो हम एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम देते वक्त तो हमारी पूरी तैयारी होती है ना, तो हम डायरेक्टली कौन से फॉर्मूले पे आते हैं, इस फॉर्मूले पे आते हैं और फटाफट ये फॉर्मूला लिखते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं। अभी तो हम सीख रहे हैं, इसलिए हम इसको हर एक चीज को डिटेल्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। फिर देखो, फिर जब वैल्यूज पुट करोगे तो P नॉट CHCl3 कितना था 200 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना था 0.5 अपॉन, फिर इसका CH2Cl2 का 415 इंटू 0.5 प्लस 200 इंटू 0.5। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो और आंसर ला सकते हो, ठीक है। चलिए नोट कर लो इसको। अब इस क्वेश्चन को देखो, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 torr when 1.2 gram of non-volatile substance is dissolved in 100 gram of acetone at 20 degree Celsius. Its vapor pressure was 183 torr. The molar mass of non-volatile solute is, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान आया होगा कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। टॉपिक क्या है, राउल्ट लॉ फॉर non-volatile solute in liquid solvent, ठीक है। दैट इज इन शॉर्ट रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। फिर देखो गिवन क्या क्या है, गिवन है एसीटोन का वेपर प्रेशर P नॉट कितना 185 और जब उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया तो वेपर प्रेशर कितना पाया गया 183, दैट इज P इक्वल्स टू 183, ओके। फिर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 1.2 ग्राम, ओके। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, है ना, 100 ग्राम, ओके। और टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, टेम्परेचर सेम है। चलिए अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे अपन RLDT का P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हम सॉल्यूट को 20 एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ओके। फिर इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट है कि देखते हैं एक बार, 1.2 ग्राम सॉल्यूट है और 100 ग्राम सॉल्वेंट है, लगभग डाइल्यूट मान सकते हैं इसको, NB अपॉन NA, and Na plus NB will be almost equals to Na if NB, that is number of moles of solute, is very less as compared to number of moles of solvent, okay। फिर अब देखो P naught minus P upon P naught equals to mass of solute upon molar mass of solute into mass of solvent into मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। फिर अब वैल्यूज पुट करेंगे बस, P नॉट कितना है 185 माइनस P कितना है 183 अपॉन 185 इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना 1.2 अपॉन मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट mm ऑफ सॉल्यूट कितना होगा वो पूछ रहे हैं, ठीक है। और फिर mm ऑफ एसीटोन, ये कैसे निकालोगे, तो एसीटोन का फॉर्मूला
CH3CO CH3, ठीक है। तो इस तरीके से एसीटोन का मोलर मास निकल जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूट का मोलर मास और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम इंटू एसीटोन का कितना आएगा CH3CO CH3, ओके। यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है तो 12 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन कितने 3 और 3 6 इंटू 1, ओके, प्लस ऑक्सीजन कितना 1 इट इज 16 इक्वल्स टू 12 इंटू 3 36 प्लस 6 प्लस 16। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा देखो 16 6 18 58 आ रहा है ना, 58 याद भी रख सकते हो आप लोग, बट कितना याद रखोगे, कितनों का याद रखोगे, है ना। तो उससे अच्छा फटाफट उसको उसी टाइम पे निकाल लो, ओके। तो फिर हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आई, उससे आप लोग mm सॉल्यूट निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नोट करो उसको। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। On dissolving 120 gram of urea in 1000 gram of water gave a solution of density 1.12 gram per ml. The molarity of solution is, ऑप्शंस दिए हुए चारों ऑप्शंस, और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़कर अपने आप क्लियर हो गया कि टॉपिक क्या है, मोलैरिटी, ठीक है। और ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं और क्लास 12 में भी पढ़ लिया है हमने, ओके। तो देखो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो देखो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए। अब क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली गिवन नहीं है ना, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वो भी डायरेक्टली गिवन नहीं है। दोनों की वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं दे सकते क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू, अब देखो सॉल्यूट क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में, सॉल्यूट है यूरिया, ओके। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, ये आप लोगों ने क्लास 11 में भी देखा होगा, है ना। और इसका मोलर मास कितना आता है 60, ओके। और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, ठीक है। चलिए अब देखो सॉल्यूट का मास है 120 ग्राम और मोलर मास है 60, तो कितना आ जाएगा 2, तो नंबर ऑफ मोल्स तो आ गया। अब बचता है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है 1.12 ग्राम पर ml, ठीक है। अब डेंसिटी से हम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालेंगे, वो कैसे, तो देखो डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। यहां से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है। तो देखो मास ऑफ द सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू, सॉल्यूट का मास है 120 ग्राम प्लस सॉल्वेंट का कितना है 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1000 में आप लोग अगर 120 ऐड करो 0 0 2 120, ये आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग मास ऑफ सॉल्यूशन 1120, ओके। तो
तो 1120 1120 ग्राम, 1000 में 120 करोगे तो 1120 ही आएगा ना, ठीक है। चलिए अब हम वैल्यू पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालने के लिए। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन 1120 ग्राम, और ये कितनी डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.12 ग्राम पर ml। ओके, ग्राम पर ml, ml ऊपर चला गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करोगे तो 1120 अपॉन 112 अपॉन 100, 112 अपॉन 100 इधर आ गया, है ना। और ये ml है, हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो लीटर के लिए हम m मीन्स मिली, मिली मीन्स 10 to power of -3 लीटर। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 112 ये 10 टाइम्स लेगा, है ना। और 10 टाइम्स मीन्स 10 into 100 1000, 1000 10 to power -3 1, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आया 1 लीटर आया, ठीक है। तो अब देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी आ गया और सॉल्यूट के मोल्स में आ गए, तो अब क्या बचा, सिर्फ फॉर्मूले वैल्यूज पुट करना बचा है, ठीक है। तो अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एट 100 डिग्री सेल्सियस the vapor pressure of a solution of 6.5 gram of a solute in 100 gram water is 730 mm of Hg. If kb of water is 0.512 Kelvin kg per mole, then the boiling point of the solution will be. अब क्वेश्चन को देखकर तो ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन दो टॉपिक से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो कौन सा टॉपिक, एक तो हो गया वेपर प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक, दैट इज RLVP, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ओके। और दूसरा टॉपिक कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट वाला, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इन दोनों टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, ओके। अब देखो फाइनली पूछ क्या रहा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, दैट इज T0B ऑफ वाटर, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। बट हमें निकालना क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डेल्टा TB फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। और डेल्टा TB निकालने के लिए हमें हमारे पास फॉर्मूला है KB इंटू स्मॉल m, मोलैरिटी, ओके। डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, ओके। अब देखो हमें डेल्टा TB निकालनी है, तो KB की वैल्यू तो पता है, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स निकालने के लिए हमें मास चाहिए सॉल्यूट का और मोलर मास चाहिए। तो सॉल्यूट का मास तो है लेकिन मोलर मास नहीं है, ओके। तो सॉल्वेंट का वेट 100 ग्राम दिया हुआ, डेट इज 0.1 किलोग्राम, तो ये तो आराम से मिल जाएगा। तो फिर किसकी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जरूरत पड़ेगी। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है, तो देखो गिवन P ऑफ सॉल्यूशन, that is vapor pressure of solution is 732 mm of Hg, okay। फिर P नॉट ऑफ वाटर, वाटर का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना। तो वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आ रहा है,
आई बात समझ में? तो इस तरीके से थ्योरीज काम आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो इस वजह से हमारी थ्योरी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो वो कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 atm, और 1 atm मींस 760 mm ऑफ Hg। ओके, P नॉट भी तैयार है, P भी तैयार है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे RMVP का, रिलेटिव रोलिंग इन वेपर प्रेशर, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, यहाँ पे हम P नॉट की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 760 माइनस 732 अपॉन 760 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मोल्स कैसे रहेगा, तो मास है, वाटर सॉल्वेंट है, इसका मास 100 ग्राम है, तो 100 अपॉन मोलर मास वाटर का 80। तो इस तरीके से आप लोग क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लोगे। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के बाद उसको यहाँ पुट करोगे, Kb की वैल्यू गिवन है, सॉल्वेंट का वेट 0.1 किलोग्राम, तो उससे आप लोगों को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। जैसे कि मान लो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आया डेल्टा टीबी की वैल्यू आई 5, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 105। इस तरीके से, वो तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ ना, तो इसको भी आप लोग फाइनली सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए, तो इस तरीके से हमने आज प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा, है ना, और ये तरीका सीखा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है ना। तो क्या करना होता है, क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली पढ़ो, केयरफुली पढ़ने के बाद सारे डाटास को नोट करो, और फिर उसके बाद सोचो कि क्वेश्चन को किस तरीके से प्रोसीड करना है, ठीक है। बट उससे भी पहले सबसे जरूरी बात है कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया हुआ है, उस टॉपिक को दिमाग में लेकर आना, फिर सिर्फ उस टॉपिक के बारे में सोचना और फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करना। हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सही तरीके से पढ़ते नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और वो हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इसी वजह से समझ में नहीं आता क्योंकि हमने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, ठीक है। तो पहली स्टेप है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना। फिर अगली स्टेप क्या होगी, क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है उसको दिमाग में लेकर आना, फिर उसके बाद क्वेश्चंस के डाटा को नोट करना, फिर सोचना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है ना। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। और एक बार आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है। मीन्स पहले तो प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करते वक्त क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करना है। उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद फिर क्वेश्चन को स्पीडली सॉल्व करना है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी नया टॉपिक पढ़ा, उस नए टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं फुल बुलेट ट्रेन की स्पीड से, ऐसा नहीं करना है। उससे क्या है, आप लोगों को फॉर्मूला वगैरह कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, फिर चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोगों का टेस्ट होगा, और टेस्ट की डेट्स वगैरह, टाइमिंग वगैरह आप लोगों को बता दी जाएगी, ठीक है। बट तैयार रहना, अगले लेक्चर के बाद आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए।